गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म संभव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखें, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य और रोग की, तो स्वास्थ्य जो है उसमें देखें WHO ने भी यही परिभाषा दी थी इसकी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मीनिंग यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका स्वास्थ्य जो होगा उसके बारे में अगर हम कहें तो किसी भी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिपूर्णता बिना किसी दुर्बलता व रोग के स्वास्थ्य कहलाती है। यह परिभाषा जो दी गई है वो WHO के द्वारा दी गई है। अर्थात व्यक्ति जो स्वास्थ्य प्रभावित होता है वो सभी चीज़ें हैं उनके अंदर, उसके अंदर हमारे आंतरिक कारक भी आते हैं, बाह्य कारक भी आ रहे हैं, सामाजिक जो चीज़ें होती है उनसे रिलेटेड भी व्यक्ति जो है परेशान रहता है। तो उस व्यक्ति को भी हम एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। जो किसी भी प्रकार से असहज हो उसको स्वस्थ नहीं कह सकते। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिकल डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड चेंजेज इन लाइफ स्टाइल। जो स्वास्थ्य है वो विभिन्न प्रकार के कारकों द्वारा प्रभावित होता है। जैसे अगर बात की जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, माता से जो शिशु को प्राप्त होते हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिन्हें आनुवंशिक विकार कहा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्फेक्शंस, विभिन्न प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस का मीनिंग होता है रोग कारक, जो रोग फैलाने का कार्य करते हैं, जैसे जीवाणु है, विषाणु है, कुछ फंगस है, वो सारे जो होते हैं वो इन्फेक्शियस या पैथोजेंस के अंदर आते हैं जो संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा चेंजेज इन लाइफ स्टाइल, हमारे जो दैनिक जीवन में जो हम कार्य करते हैं, जैसे अगर देखा जाए हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कैसी हमारी आदतें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम बात जब स्वास्थ्य की करते हैं या जब हम बात रोगों की करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आती है इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र। हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। जो कि हमारा जो खुद इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम जो है वो विभिन्न चीज़ों से, या हम यूँ कह दें कि हमारे शरीर के जो 2 सिस्टम है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र जो हमारा है और अंतःस्रावी तंत्र जो है, वो दोनों क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इम्यून सिस्टम जो है इनसे प्रभावित होता है। अब देखें, इसमें एक वर्ड आता है डिजीज, स्वास्थ्य के साथ में आता है कि व्यक्ति जब, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिपूर्णता बिना किसी रोग और दुर्बलता के स्वास्थ्य कहलाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है डिजीज। देखें, यहाँ से अगर देखा जाए डिजीज या रोग जो है, इसको देखो एक नॉर्मली वे में समझें आप। अगर इसके शब्दों के टुकड़े की जाए तो डिस प्लस इजी, इजी का मतलब होता है सरल या सहज, और यहाँ ये जो वर्ड लगा है ये एक नेगेटिव तौर पर लगा है, यानी असहज या असामान्य। यानी व्यक्ति जो है वो यदि असहज महसूस करता है, किसी प्रकार की असहजता महसूस करता है, तो उस चीज़ को हम डिजीज कहते हैं या रोग कहते हैं।
और जैसा कि आपको सभी को पता है, रोग जो है वो जनरली देखा जाए तो उसको दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक तो होते हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। यानी एक तो होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। हालांकि रोगों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि हमारे शरीर का जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात करेंगे, हमारी इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। देखें, यहां से अगर हम प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें तो इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उन पैथोजन से हमें लड़ने की क्षमता देता है। यानी एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता है और उससे संबंधित जितने भी कारक हैं, उन सभी कारकों का जो अध्ययन किया जाता है वो प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें देखें कुछ चीजें आती है, जैसे सबसे पहले इसमें एक चीज आती है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे प्रतिजन, एंटीजन, इसके अलावा नंबर 3 पर प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। इसके अलावा हम बात करते हैं विष या वेनम। इसके अलावा एंटी सीरम। इसके अलावा एग्लूटिनेशन या हिंदी में इसको कहते हैं अभिश्लेषण। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आती है वो हम इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरक्षा क्या है या इम्यूनिटी क्या होती है। तो प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसी को कहा जाता है प्रतिरक्षा। यानी हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उस चीज को कहा जाता है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। अब रही बात ये इम्यूनिटी आती कहां से है, तो इम्यूनिटी जो है उसकी अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा होती है जो हमें जन्म से ही हमारे अंदर उपस्थित रहती है, और एक ऐसी रहती है जो जन्म लेने के बाद अनुभवों द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है। तो हम यहां पर बात करेंगे दोनों प्रकार की इम्यूनिटी की। देखें यहां से इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा जो है वो यहां से दो प्रकार की है। एक की बात करते हैं हम इन्नेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा, और एक जो है वो है अर्जित प्रतिरक्षा या जिसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। अर्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमें जीवन में अनुभवों से प्राप्त होती है, जबकि जन्मजात प्रतिरक्षा जो है वो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, जन्म से ही हमारे अंदर ये उपस्थित होती है। जैसे देखें
इन्नेट इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरक्षा को समझने के लिए हमें कुछ घटकों के बारे में जानना होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 आता है आपके संरचनात्मक घटक। नंबर 2 पर आ जाता है कुछ कार्यकीय घटक। नंबर 3 पर आ जाता है आपके प्रदाह प्रक्रिया। नंबर 4 पर आ जाता है आपके भक्षण, और नंबर 5 पर आ जाता है आपके कंप्लीमेंट्री तंत्र या संपूरक तंत्र। तो जन्मजात प्रतिरक्षा को पढ़ने के लिए हमें इन 5 घटकों को पढ़ना होता है। जैसे कि देखें संरचनात्मक घटक, संरचनात्मक घटकों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो संरचनात्मक घटक जो संरचना से संबंधित है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर की त्वचा जो है, हमारे शरीर की जो त्वचा है, उस त्वचा के अंदर ऊपरी जो स्तर होता है एपिडर्मिस, उस स्तर के अंदर भी सबसे बाहर वाला स्तर जो होता है जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है ये एक मृत स्तर है, और ये स्तर जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे शरीर के यानी अंदर का सिस्टम और हमारे शरीर के बाहर का जो वातावरण है, इन दोनों के बीच में एक बैरियर का कार्य करता है। यानी संरचनात्मक घटक जितने भी हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो बाह्य वातावरण और हमारे शरीर के अंदर का जो वातावरण है, उन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करते हैं, अर्थात बाहर से अंदर विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस को प्रवेश करने से रोकते हैं। तो इसमें आया त्वचा। इसके अलावा देखा जाए तो त्वचा पर जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, उन ग्रंथियों से भी विभिन्न प्रकार के स्राव जो होते हैं वो जीवाणुओं वगैरह जो होती है उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें किसकी, कार्यकीय घटक की, तो कार्यकीय घटकों की अगर हम बात करें तो कार्यकीय घटकों के अंदर देखो एक आता है सबसे पहले फीवर, या जिसे हम कहते हैं ज्वर, तापमान। कोई भी एंटीजन या कोई भी कारक जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का तापमान जो है वो बढ़ा दिया जाता है, अर्थात तापमान की कुछ ऐसी कंडीशन की जाती है जिससे जो अंदर प्रवेश किया है जिस जीवाणु ने या किसी भी रोग कारक ने, वो उस तापमान को सहन नहीं कर पाए और उसकी मृत्यु हो जाए। तो एक तरीके से ये एक कार्यकीय घटक हो गया जो किसी भी जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए यहाँ पर होता है। इसके अलावा कार्यकीय घटकों में भी और भी बात की जाए तो कुछ स्राव होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्राव होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अश्रु जो है वो एक स्राव है। इसके अलावा हम बात करें लार, इसके अलावा बात करें हम म्यूकस, ये तीनों ही चीजें जो है वो स्राव है, और इनके अंदर एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, या यूं कह दूं जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है, क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गला देता है, और कोशिका भित्ति को गलाने की वजह से उनकी क्या हो जाती है, जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कार्यकीय घटकों में ही अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने फीवर पढ़ा है, ज्वर पढ़ा है, उसके बाद में स्राव हो गया। इसके अलावा शरीर के विभिन्न भागों की जो पीएच है, जैसे अगर देखा जाए हम आमाशय की बात करें, इसके अलावा हम योनि की बात करें या योनि मार्ग कह दूं, ये कुछ ऐसे स्थल हैं या स्थान हैं हमारे शरीर के अंदर जहाँ का नेचर जो रहता है वो अम्लीय रहता है, अर्थात वहाँ की पीएच जो होती है वो अम्लीय होती है, जिस वजह से यहाँ से भी अगर जीवाणुओं का प्रवेश होता है तो उस अम्लीय पीएच के कारण जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है।
तो कार्य के घटकों में हम बात करते हैं फीवर की है, स्राव की है, पीएच, ये सारी चीज़ें हो जाती है। इसके अलावा स्राव में भी अगर हम देखें तो एक चीज़ और भी आती है, इंटरफेरोन आते हैं। इंटरफेरोन जो होते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो एक ग्लाइकोप्रोटीन सीरीज है जो किसी भी संक्रमित कोशिका द्वारा, जब किसी कोशिका के अंदर विषाणु ने संक्रमण कर दिया है तो विषाणु जब संक्रमण करता है तो उस संक्रमित कोशिका के द्वारा इंटरफेरोन ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो स्रावित की जाती है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है पास की जो कोशिकाएं हैं, जो संक्रमित कोशिका है, उस संक्रमित कोशिका के पास की जो कोशिकाएं हैं उनमें विषाणुओं के संक्रमण को रोकने का कार्य करती है। तो इंटरफेरोन जो है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जीवाणुओं की संक्रमित कोशिका से ही तो विषाणुओं की संक्रमित कोशिका से ही तो रिलीज होता है और उन विषाणुओं से ही बाकी कोशिकाओं की क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रदाह प्रक्रिया। मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं, बोर्ड काफी भर गया है। देखिए यहां पर प्रदाह प्रक्रिया क्या है, जो हमारा अगला घटक है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये शरीर के अंदर एक अलार्मिंग सिग्नल है। क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए तो देखें क्या क्या आता है। प्रदाह प्रक्रिया जो है, इस प्रदाह प्रक्रिया में 4 चीजें शामिल है। रेडनेस, लालपन, इसके अलावा पेन यानी दर्द, इसके अलावा स्वेलिंग यानी सूजन, और एक है टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना या तापमान। ये चारों चीज़ें जो आती है वो आती है आपके प्रदाह प्रक्रिया में। और जब कोई भी पैथोजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में प्रवेश करने के बाद में जब वो हमारी उत्तक जो होते हैं या मास्ट सेल्स जो होते हैं उनको जब ये डिस्ट्रॉय करता है तो उन मास्ट सेल्स से वहाँ पर 2 चीज़ें रिलीज होती है। एक रिलीज होता है आपके हिस्टामिन और एक रिलीज होता है बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रदाह प्रक्रिया जो होती है वो इसी हिस्टामिन के कारण और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण होती है। अगर यहाँ पर हम देखें तो एक तरीके से जो रेडनेस आती है उस रेडनेस का जो यहाँ पर कारण होता है वो होता है हिस्टामिन। ठीक है, इसके अलावा पेन या दर्द की हम बात करें तो उसका कारण होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें जो आती है ये प्रदाह प्रक्रिया के अंदर आती है और इसी प्रदाह प्रक्रिया से एक तरीके से ये अलार्मिंग सिग्नल है कि बॉडी के अंदर किसी पैथोजन ने एंटर किया है। इसके अलावा अगला घटक जो आता है वो घटक आ जाता है भक्षण घटक। भक्षण घटक या इसको कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। ये एक प्रक्रिया है। फेगोसाइटिक कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाता है, फेगोसाइटोसिस हो जाता है। और फेगोसाइटोसिस के अंदर होता क्या है कि जब कोई भी शरीर के अंदर एंटीजन प्रवेश करता है तो वहाँ पर उपस्थित जो भक्षक कोशिकाएं होती है वो भक्षक कोशिकाएं उस एंटीजन को अपने अंदर प्रवेश करवा देती है। इस तरीके से ये अपने अंदर प्रवेश करके यहाँ प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद में लाइसोसोम जो होता है वो अपने एंजाइमों से इस एंटीजन जो है उसका पाचन कर देता है। और पाचन करने के बाद में जो शेष पदार्थ बचते हैं, डेस्ट्रॉय पदार्थ जो बचते हैं, उनको वापिस से कोशिकाएं बाहर निकाल देती है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कहा जाता है भक्षण। या ये घटक जो होते हैं इससे संबंधित जो चीज़ें होती है जैसे मैक्रोफेज है, भक्षक कोशिका है एक, ठीक है, तो वो सारी की सारी आ जाती है किसमें, भक्षण घटक के अंदर। इसके अलावा आ जाता है आपके एक
संपूरक तंत्र या जैसा कि मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो होता है वो सी अवयव से संबंधित होता है, और सी अवयव जो होते हैं या सी कंपोनेंट जो होते हैं, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लीमेंट्री रखा गया है। तो सी अवयव जो होते हैं वो नॉर्मली तो निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जब शरीर में कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है तो एंटीजन जब प्रवेश करेगा तो वहाँ पर एंटीबॉडी पहुँचेगी, और एंटीजन एंटीबॉडी की एक रिएक्शन होगी जिसे हम अभिश्लेषण या एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो कहीं पर भी अगर एग्लूटिनेशन होता है तो एग्लूटिनेशन होने के साथ साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम या संपूरक तंत्र या सी अवयव जो होते हैं इसके अंदर वो सक्रिय हो जाते हैं, और सी अवयव सक्रिय होने के बाद में वो यहाँ से कुछ चीज़ों को प्रेरित करते हैं, जैसे साइटोलाइसिस, साइटोलाइसिस कोशिका लयन प्रक्रिया। यानी साइटोलाइसिस में क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य कोशिका से बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो संपूरक तंत्र जब एक्टिव होता है या सक्रिय होता है, या यूं कह दूं कि सी अवयव जब सक्रिय होते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, साइटोलाइसिस की प्रोसेस करते हैं। साथ ही साथ कौन सी प्रोसेस करते हैं, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस भी करते हैं। फेगोसाइटोसिस भक्षण की प्रोसेस करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कोई भी भक्षक कोशिका क्या करती है, जब एंटीजन प्रवेश करता है तो उसको अपने साथ में जोड़ती है, अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट के बाद में इंजेक्शन होता है, यानी उसको अंतर्ग्रहित किया जाता है। अंतर्ग्रहित करने के बाद में जो लाइसोसोम है वो उस एंटीजन के साथ में जुड़कर अपने एंजाइमों द्वारा उस एंटीजन को नष्ट कर देता है, और नष्ट करने के बाद में बची कुची शेष पदार्थ जो होता है उसे वापस सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया थी भक्षण की, ये प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है। तो साइटोलाइसिस यहाँ पर होता है, फेगोसाइटोसिस यहाँ पर होता है। तो ये कार्य जो होता है वो कार्य होता है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो हमने पढ़ी है बेटा जन्मजात प्रतिरक्षा के अंदर, जो हमें जन्म से ही मिलती है। इसके अंदर फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है कि इन्नेट इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा है जो हमारे जन्म से ही, यानी जन्म से ही हमारे अंदर उपस्थित होती है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा को हम समझने के लिए हमने कुछ घटकों के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहला घटक जो है वो आता है अपने संरचनात्मक घटक। और संरचनात्मक घटक के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया त्वचा आती है, इसके अलावा त्वचा से संबंधित कुछ ग्रंथियां जो होती है वो भी संरचनात्मक घटक के अंदर ही आती है, जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को या पैथोजेंस को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। इसके अलावा कार्यिकी घटकों के बाद में बात की थी हमने, यानी कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं। एक तो फिजिकल फैक्टर हो गए, इसके अलावा दूसरे जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कार्यिकीय प्रभाव। उसमें जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था फीवर होता है, बुखार होता है, कि कोई भी एंटीजन जब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो शरीर का तापमान जो है वो बढ़ा दिया जाता है, ताकि संबंधित एंटीजन जो है वो उस तापमान को सहन नहीं कर पाए और उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। इसके अलावा शरीर के विभिन्न के भागों की पीएच की बात हमने की, जैसे हमने कहा कि अपने मुख में लार है, इसके अलावा वेजाइना वाला भाग है, आमाशय है, इनके अंदर यहाँ पर अगर देखा जाए, सॉरी स्पेशली आमाशय की बात कर रहा हूँ मैं, या वेजाइना वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पीएच जो होती है वो अम्लीय होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उपस्थित जीवाणु जो है वो उस अम्लीय पीएच से नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं स्राव विभिन्न प्रकार के। तो विभिन्न प्रकार के स्रावों के अंदर अगर देखा जाए तो लार, मैंने आपको बताया लार स्रावित होती है, अश्रु स्रावित होते हैं, म्यूकस स्रावित होता है। इन तीनों ही संरचनाओं के अंदर या इन तीनों ही कंटेंट के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गलाने का कार्य करता है, अर्थात जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने बताई, स्राव के अंदर ही आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, पूरा नहीं बताया था। इंटरफेरोन जो होते हैं, इंटरफेरोन जो होते हैं वो जनरली देखा जाए तो 270 एमिनो एसिड के आसपास की एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो किसी विषाणु द्वारा संक्रमित कोशिका से स्रावित होती है। मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखें यहाँ पर देखें यहाँ पर इंटरफेरोन, जैसे कि हम इन कोशिकाओं की बात करते हैं, ये जैसे कोशिकाएं हैं, ये जैसे कोशिकाएं हैं, इनमें से किसी भी एक कोशिका में, यहां से ये वायरस आया,
और ये वायरस संक्रमण करता है इस कोशिका के अंदर। इस कोशिका में जब ये संक्रमण करता है तो इस संक्रमित कोशिका से यहां पर रिलीज होते हैं क्या, इंटरफेरोन। 70 को जो संक्रमित हुई है उन संक्रमित हुई कोशिका से इंटरफेरोन स्रावित किया जाता है और ये इंटरफेरोन अगर जनरली देखा जाए तो लगभग 270 एमिनो एसिड की एक ग्लाइकोप्रोटीन ग्रुप का मेंबर है। यहां से इंटरफेरोन जो होते हैं वो स्रावित होने के बाद में ये जो बाकी कोशिकाएं बची है, इन बाकी कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। कैसे देखें, जब इस कोशिका से इंटरफेरोन रिलीज होता है तो ये इंटरफेरोन इन सभी कोशिकाओं को TIP निर्माण हेतु प्रेरित करता है। बाकी सभी जो बची खुची कोशिकाएं जिनके अंदर संक्रमण नहीं हुआ है उनको TIP के निर्माण हेतु प्रेरित करता है। TIP क्या चीज है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ये अब देखें इस ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन का क्या कार्य है। एक आप कॉन्सेप्ट को समझें, जब एक विषाणु जो होता है, एक वायरस जो होता है, उस वायरस में जनरली अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें होती है, एक तो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है यानी DNA या RNA होता है, और दूसरा उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, एक प्रोटीन का आवरण रहता है। अगर किसी भी वायरस के प्रोटीन आवरण या प्रोटीन के कोट को, जिसको कैप्सिड कहते हैं, उसको हटा दिया जाए तो वायरस का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात वायरस जो है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संक्रमण नहीं कर पाता है। वही यहाँ पर चीज है, देखें कि अगर वायरस है, इस वायरस ने इस कोशिका के अंदर एंटर किया है तो इस कोशिका के अंदर एंटर करने के बाद में यहाँ से इंटरफेरोन रिलीज हुए और इन इंटरफेरोन ने क्या किया है कि इन सभी कोशिकाओं को TIP निर्माण हेतु प्रेरित किया है। और TIP ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन जो है वो क्या करता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो है, इसका मतलब होता है RNA से प्रोटीन का निर्माण। RNA से प्रोटीन का निर्माण जो है, ये प्रोटीन का निर्माण ब्लॉक हो जाएगा यानी प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, और प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो संबंधित जो वायरस है जिसका न्यूक्लिक एसिड है, उस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर का जो आवरण है, प्रोटीन का जो आवरण होता है, कैप्सिड जो होता है, उसका निर्माण नहीं होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि बिना प्रोटीन के आवरण के या बिना कैप्सिड के वायरस का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संक्रमण नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर हम इंटरफेरोन की बात करें तो अल्फा, बीटा और गामा इंटरफेरोन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके अलग अलग यूज होते हैं। जैसे अल्फा इंटरफेरोन की अगर हम बात करें तो एड्स के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर एक कैंसर पाया जाता है, या जनरली उसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसको केपोसी सार्कोमा बोलते हैं। केपोसी सार्कोमा जो बोलते हैं, तो उसी चीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर अल्फा इंटरफेरोन का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपके जन्मजात प्रतिरक्षा के घटक हो गए। इसके अलावा आगे का जो बचा है मैं आपको बता दूं, अर्जित प्रतिरक्षा बची है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बची है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमें जन्म लेने के पश्चात अनुभवों द्वारा प्राप्त होती है। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।